दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से दयामन जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट वीरेंद्र सिंह। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में पहला टॉपिक हमारा कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब कालीबंगा जो है वो दर्शवती और सरस्वती, दर्शवती और सरस्वती जो नदियाँ हैं, नदी जो घाटियाँ थी, उनके किनारे पर कालीबंगा की जो सभ्यता है वो विकसित हुई, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। वर्तमान में कालीबंगा घग्गर नदी जो है उसके किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, उससे भी प्राचीन है। इसलिए इसको हम प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। वर्तमान में कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में है कालीबंगा? वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? काले रंग की चूड़ियाँ। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी नदियों के किनारे हुआ? दर्शवती और सरस्वती जो पुरानी नदियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं, उनके किनारे यहाँ पर कालीबंगा जो सभ्यता थी वो पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी है। और सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता इसको माना जाता है, इसलिए इसको प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा जो है वर्तमान में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की खोज किसने की? काली जो बंगा सभ्यता थी, कालीबंगा जो सभ्यता थी, इसकी खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1952 ईस्वी में। कब की थी? 1952 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन कार्य, खोज करने के बाद कालीबंगा जो सभ्यता है उसे संबंधित उत्खनन कार्य किसने किया? तो इससे संबंधित उत्खनन कार्य किया था श्री बी लाल और बी के थापर ने। किसने किया था? श्री बी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा से संबंधित उत्खनन कार्य किया था। कब किया था? 1961 से लेकर के 1964 ईस्वी तक। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय दिया हुआ है। और ये जो हरिवंश इतिहास की किताब अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें 1961 से 1964 ईस्वी तक दिया हुआ है। उत्खनन स्तर, तो कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका उत्खनन कितने स्तर पर हुआ? कितने स्तर पर उसका उत्खनन किया गया था? तो कालीबंगा का जो सभ्यता थी कालीबंगा, उसका उत्खनन 5 स्तर पर किया गया। कितने स्तर पर किया गया? 5 स्तर पर कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था इसका वो 5 स्तर पर किया गया था। अब 5 स्तर में क्या क्या हुआ? पहला और दूसरा जो स्तर है इसका पहला और जो दूसरा स्तर हुआ, दूसरे स्तर का पहले और दूसरे स्तर का जो उत्खनन हुआ उसमें सिंधु सभ्यता से पूर्व के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। कहाँ के पाए गए हैं? सिंधु सभ्यता से पहले के, सिंधु सभ्यता से पहले के जो चीज़ें हैं, अवशेष हैं, वो मिले हैं। इसलिए इसको हम प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पहले के अवशेष मिले। यानी पहला और दूसरा जो इसका उत्खनन कार्य किया गया, पहला स्तर का और दूसरे स्तर का जो उत्खनन कार्य किया गया उसमें सिंधु सभ्यता से पहले के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा जो उत्खनन किया गया, तीसरा, चौथा और पांचवें स्तर का जो उत्खनन कार्य किया गया था कालीबंगा का, उसमें सिंधु सभ्यता के समकालीन अवशेष मिले हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता के समकालीन, सिंधु सभ्यता के समान अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो इसका स्तर उत्खनन कितने स्तर पर हुआ? 5 स्तर पर हुआ। प्रथम और द्वितीय में क्या मिलता है? सिंधु सभ्यता से पूर्व के अवशेष मिलते हैं। और तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर के उत्खनन में क्या मिलता है? सिंधु सभ्यता के समकालीन अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। अब सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या है? कालीबंगा की मुख्य विशेषताएं क्या है?
मुख्य विशेषता इसकी नगर सभ्यता थी। ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता थी? एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। सुव्यवस्थित जो नगरीय, जो यहाँ के जो नगर थे, नगर जो था यहाँ का, वो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ था, सुव्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पर 5-5.5 मीटर के लगभग की ईंटें मिली हैं, और यहाँ पर 5-5.5 मीटर की सड़कें मिली हैं। 5-5.5 मीटर चौड़ी यहाँ पर क्या मिली है? सड़कें मिली है, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं कालीबंगा की, वो समकोण पर एक दूसरे को काट रही हैं, और लंबाई चौड़ाई कितनी की? 5-5.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। और यहाँ पर लकड़ी की नाली के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की लिपि क्या थी? कालीबंगा की लिपि दाएं से बाएं थी। क्या थी? दाएं से बाएं लिपि थी कालीबंगा की। और जो सिंधु सभ्यता की लिपि भी थी, वो भी दाएं से बाएं थी। इसलिए यहाँ की जो लिपि है वो सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती है, और इसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। कहाँ, कब लिखा जाता? कालीबंगा की जो लिपि है उसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। अन्य विशेषताएं इसमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले। कालीबंगा में क्या मिले? जुते हुए खेत के दोहरे अवशेष मिले। यानी कि यहाँ के जो खेत हैं, जो जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, वो समकोण पर कटे हुए मिले हैं। कैसे? समकोण पर। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी, संभवतः गेहूं और जौ, मान सकते हैं संभवतः गेहूं और जौ जो फसल है वो एक साथ उगाई जाती थी, और वो भी दोहरे अवशेष हैं, दोहरे स्तर पर उगाई जाती थी, यानी समकोण पर उगाई जाती थी। एक साथ 2 फसलें ली जाती थी एक ही खेत में। तो जुते हुए खेत के दोहरे अवशेष कहाँ पर प्राप्त होते हैं? कालीबंगा में। जुते हुए खेत के अवशेष, दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? कालीबंगा में। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, इसमें हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है कि कुछ मकान जो टूटे हुए हैं उसमें दरारें आई हुई हैं। क्या हुई हैं? दरारें आने के साक्ष्य मिले। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर भूकंप वगैरह जो आया हुआ था, इसलिए भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा, कालीबंगा से हमें शल्य चिकित्सा के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से हमें शल्य चिकित्सा के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। एक छोटे बालक या छोटे बच्चे का शव मिला है, जिसकी कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद पाए गए हैं। कितने छेद पाए गए हैं? 6 छेद पाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर उस बालक की शल्य चिकित्सा हुई होगी, इसलिए शल्य चिकित्सा के अवशेष भी यहाँ पर कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया है। इसके अलावा यहाँ पर अंडाकार कब्रें मिली हैं, ईंटों के चबूतरे पाए गए हैं। अंडाकार कब्र, अंडे के आकार की कब्र यहाँ पर मिली है कालीबंगा में। ईंटों के चबूतरे पाए गए हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं। क्या मिली है? अलंकृत की भी ईंटें यहाँ पर कालीबंगा मिली हैं। 7 आयताकार हवन कुंड मिला है, अग्निकुंड कालीबंगा में मिला है। क्या मिला कालीबंगा में? 7 आयताकार हवन कुंड मिले, यानी कि एक अग्निकुंड यहाँ पर हमें मिला है। ऊंट की अस्थियां भी कालीबंगा में मिली है। कहाँ मिली है? ऊंट की अस्थियां भी कालीबंगा में यहाँ पर मिली है। कलश समाधान, कलश समाधान भी यहाँ पर मिला है। युगल समाधियाँ, क्या मिला कालीबंगा में? युगल समाधियाँ भी कालीबंगा में अवशेष प्राप्त होते हैं। हमें युगल समाधियों के कालीबंगा में अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा काली व सफ़ेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? लाल रंग के बर्तन मिलते हैं। किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? यहाँ पर लाल रंग के बर्तन मिलते हैं, और उन पर क्या किया हुआ है? काली व सफ़ेद रेखाएं वहाँ पर खींची गई हैं। काली व सफ़ेद रेखाएं इन बर्तनों पर खींची गई हैं, और बर्तनों का रंग कैसा है? लाल रंग है। और यहाँ पर जो रेखाएं खींची गई हैं उनका रंग कैसा है? काली व सफ़ेद। कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त होता है? बेलनाकार मोहरें भी कालीबंगा से हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर प्राप्त होता है। कालीबंगा को एक दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा को क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया है, यानी कि गरीबों की बस्ती कहा गया है। गरीबों की बस्ती क्यों कहा गया है?
क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली हैं। किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको हम दीनहीन बस्ती कहते हैं। दीनहीन बस्ती कहा गया है, गरीबों की बस्ती कालीबंगा को कहा गया है। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कौन सी नदी के किनारे? दर्शवती और सरस्वती जो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन जो नदी थी उनके किनारे पर ये कालीबंगा जो सभ्यता थी वो पल्लवित हुई, पुष्पित हुई, पनपी। और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे, वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और यह जो कालीबंगा जो सभ्यता वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। वर्तमान में कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा जो सभ्यता है वो वर्तमान में कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। कालीबंगा का उत्खनन कार्य, कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य किसने किया था? श्री बीबी लाल और बीके थापर ने। किसने किया था? श्री बीबी लाल और बीके थापर ने। कब किया था? 1961 से 1964 ईस्वी तक। 1961 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक श्री बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया था कालीबंगा सभ्यता का। उत्खनन स्तर, कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 5 स्तर यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा के उत्खनन से। पहला और दूसरा जो उत्खनन स्तर है इससे हमें क्या मिलता है? सिंधु सभ्यता से पहले के अवशेष प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता से पहले के, यानी कि प्राक सिंधु सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता से पहले के हमें अवशेष मिलते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है उत्खनन का तीसरा, चौथा और जो पांचवा स्तर है उसमें हमें सिंधु सभ्यता के समकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी विशेषताएं हैं नगर सभ्यता, ये एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर 5-5.5 मीटर चौड़ी सड़कें मिली हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें क्या करती हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें लकड़ी के नाली के अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहाँ की जो लिपि है वो क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ की जो लिपि है, कालीबंगा की जो लिपि है वो किस तरह से लिखी जाती है? दाएं से बाएं। और सिंधु सभ्यता की लिपि भी क्या है? दाएं से बाएं, यानी कि सिंधु सभ्यता के समान ही यहाँ की लिपि है। और कालीबंगा से हमें दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और ये दोहरे जुते हुए खेत के जो अवशेष हैं वो समकोण जुते हुए हैं, यानी कि समकोण पर जुते हुए हैं। और संभवतः गेहूं और जौ दोनों फसलें यहाँ पर एक साथ ली जाती थी। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है। कालीबंगा से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कि यहाँ पर एक बालक का शव प्राप्त हुआ है जिसके कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद पाए गए, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि उसका क्या हुआ होगा? उसकी शल्य चिकित्सा हुई होगी। कालीबंगा हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। यह किसने कहा? कालीबंगा क्या है? हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह कहा था। क्या था? कालीबंगा हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। अंडाकार कब्र यहाँ पर मिलती है। कौन सी कब्र मिलती है यहाँ पर? अंडाकार कब्र मिलती है। ईंटों के चबूतरे यहाँ पर पाए गए हैं और अलंकृत ईंटें भी कालीबंगा में पाई गई है। 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं। अग्निकुंड यहाँ पर मिला है। इसके अलावा ऊंट की अस्थियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधियों के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं। काली व सफेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन मिले। किस रंग के बर्तन मिले? लाल रंग के बर्तन मिले, जिस पर किस प्रकार की रेखाएं? काली व सफेद रेखाएं यहाँ पर उस बर्तनों पर है। बेलनाकार मोहरें भी यहाँ पर प्राप्त हमें हुई हैं। कालीबंगा से किस प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। दीनहीन बस्ती, कालीबंगा को क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती, यानी कि गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कच्ची ईंटें मिली हैं। और इस कच्ची ईंटें मिले हैं क्योंकि यहाँ पर ईंटों को पकाने का कोई भट्ठा वगैरह ऐसा कोई हमें प्राप्त नहीं हुआ है। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम का थाना, सीकर जिले के
नीम का थाना के पास से एक गणेश्वर गांव है, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। और काटली नदी के उद्गम पर, काटली जो नदी है शेखावटी की एकमात्र नदी है काटली नदी, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। काटली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता जो थी विकसित हुई थी, पल्लवित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे। उन्होंने इसकी खोज की थी 1972 में। कब की थी? 1972 में। 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की। ये गणेश्वर जो सभ्यता है वो 2800 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता का काल कब माना जाता है? कब का माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व। कब का? 2800 ईसा पूर्व का काल गणेश्वर सभ्यता का माना जाता है। उत्खनन का कार्य, गणेश्वर सभ्यता का खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने की 1972 में। उसके बाद इसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। तो उत्खनन का कार्य भी RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार दोनों ने मिलकर की 1977 और 78 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था गणेश्वर सभ्यता का। उपनाम क्या है गणेश्वर सभ्यता के? उपनाम ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पर क्या मिले? पत्थर के बांध मिले। एकमात्र ऐसी सभ्यता स्थल है गणेश्वर जहाँ पर पत्थर के बांध मिले। किसके बांध मिले? पत्थर के बांध मिले। और यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे भी पाए गए हैं। तांबे के मछली पकड़ने के कांटे यहाँ पर मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी थे। क्या थे? मांसाहारी थे। एक यहाँ पर दोहरी पेचदार शेरे वाली ताम्र पिन भी मिली है। जो विशेष चीज़ है इसकी, दोहरी पेचदार शेरे वाली ताम्र पिन, तांबे की पिन यहाँ पर मिली है। पेचदार शेरे वाली तांबे की पिन भी गणेश्वर में पाई गई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था। यहाँ से गणेश्वर से क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो तांबा था उसका निर्यात किया जाता था। तांबा यहाँ से भेजा जाता था। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ। जो भी यहाँ पर गणेश्वर में भवन मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में, वहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पर 6 प्रकार के यहाँ पर मर्द भांड मिले। गणेश्वर सभ्यता में 6 प्रकार के मर्द भांड मिले। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मर्द भांड यहाँ पर पाए गए हैं, मिले हैं। अब देखो गणेश्वर सभ्यता क्या है? नीम का थाना में। कहाँ पर विकसित हुई? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर जिले में। कहाँ पर है? सीकर जिले में। कौन सी नदी? काटली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काटली नदी के किनारे। खोज किसने की गणेश्वर सभ्यता की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब की? 1972 में की। कब की? 1972 में, 1972 में। इसका काल क्या है? गणेश्वर सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व है। क्या माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व है। उत्खनन कार्य किसने किया? RC अग्रवाल और विजय कुमार ने। कब किया? 1977 और 78 में। उपनाम क्या है इसके? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर, इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पत्थर के बांध यहाँ पर पाए गए। एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ पर पत्थर के बांध पाए गए। मछली पकड़ने के तांबे के कांटे मिले हैं। दोहरी पेचदार शीरों वाली ताम्र पिन मिली है यहाँ पर। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को तांबा यहाँ से भेजा जाता था। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ, ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। और गणेश्वर में 6 प्रकार के मर्द भांड यहाँ पर मिले हैं। 6 प्रकार के मर्द भांड पाए गए हैं। आहड़ सभ्यता। अगली सभ्यता हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ जो सभ्यता है वो बेड़च और या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। आहड़ जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बेड़च या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी।
कहाँ पर हुई थी? उदयपुर जिले में। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर जिले में आर्य सभ्यता बेड़च या फिर कह सकते हैं आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। आर्य सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? बेड़च में, बेड़च नदी के किनारे। और कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में विकसित हुई थी। प्राचीन नाम, आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम है ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से भी इसे जाना जाता है। आर्य जो सभ्यता है उसको हम ताम्रवती या ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आर्य सभ्यता को प्राचीन नाम है इसका ताम्रवती या ताम्रवती। 10वीं 11वीं सदी में इसको क्या कहा जाता था? अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में, कब? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आर्य सभ्यता को क्या कहा जाता था? अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता था। 10वीं और 11वीं सदी में, कब? 10वीं और 11वीं सदी में आर्य सभ्यता को अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। स्थानीय नाम, आर्य सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? आर्य सभ्यता का स्थानीय नाम है धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट। आर्य सभ्यता का स्थानीय नाम है धूलकोट। आर्य सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। धूलकोट क्या है? आर्य सभ्यता का स्थानीय नाम है। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। जबकि कालीबंगा क्या थी? कालीबंगा थी नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी कालीबंगा? कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता थी ग्रामीण संस्कृति थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी आर्य सभ्यता। दोनों में ये अंतर हो गया। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला क्या है? महासतियों का टीला क्या है? किसे कहते हैं महासतियों का टीला? तो जो आर्य की सभ्यता का जो उत्खनन किया गया, आर्य सभ्यता का जहाँ पर उत्खनन हुआ, उस उत्खनन स्थल को कहते हैं महासतियों का टीला। आर्य सभ्यता का उत्खनन स्थल जो है उसको कहते हैं महासतियों का टीला। आर्य सभ्यता की खोज, आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आर्य सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में। कब की थी? 1953 ईस्वी में, 1953 में। 1953 में 1953 ईस्वी में आर्य सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने कौन सी सभ्यता की खोज की थी? आर्य सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में। कब की थी? 1953 ईस्वी में। आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की? 1953 ईस्वी में। उत्खनन कार्य, आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो आर्य सभ्यता पर उत्खनन कार्य किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 ईस्वी में। कब किया था? किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब किया? 1956 में। आर्य सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है, आर्य सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहली बार रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ 1956 में। दूसरी बार HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था 1961 और 62 ईस्वी में। HD सांकलिया के नेतृत्व में के निर्देशन में 1961 और 62 में आर्य सभ्यता का उत्खनन हुआ था। और पहला कब हुआ था? पहला किसके? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। कब हुआ? 1956। यानी कि आर्य सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 2 बार किया गया, 2 चरणों में किया गया। पहली बार रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1956 ईस्वी में। दूसरी बार HD सांकलिया के निर्देशन में 1961 और 62 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन के स्तर, आर्य सभ्यता के जो उत्खनन कार्य किया गया था वो कितने स्तर का किया गया था? तो आर्य सभ्यता उत्खनन का जो स्तर किया गया था वो 8 स्तर पर किया गया था। कितने स्तर पर किया गया था? 8 स्तर पर। 8 स्तर की बस्तियां यहाँ पर मिली हैं, या फिर कह सकते हैं 8 स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। जबकि कालीबंगा में कितने स्तर पर कार्य किया गया?
5 स्तर पर कार्य किया गया। कालीबंगा में 5 स्तर पर कार्य किया गया, उत्खनन किया गया, जबकि आहड़ में 8 स्तर पर उत्खनन किया गया। अब जो 8 स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया 8 सभ्यता में, उसमें जो चौथा स्तर है, कौन सा स्तर? चौथा जो स्तर है वहां से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है, याद हो गए? तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। कहां से मिली हैं? 8 जो स्तर हुए थे, 8 स्तर पर जो खुदाई की गई, उत्खनन किया गया 8 सभ्यता का, उसमें से चौथा जो स्तर था, कौन सा स्तर? चौथा जो स्तर था उसमें से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली थी। यहां पर क्या है, जो आहड़ जो था वो लाल व काले मर्द भांड का महत्वपूर्ण केंद्र था। आहड़ जो सभ्यता थी वो लाल रंग के और काले रंग के मर्द भांड के लिए प्रसिद्ध था। इनका यह केंद्र था। लाल और काले रंग के जो मर्द भांड थे उनका महत्वपूर्ण केंद्र था आहड़। आहड़ में अपने को एक मिलता है इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिलता है। एक यहाँ पर मुद्रा मिलती है, इंडो ग्रीक मुद्रा मिलती है, और उस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र उत्कीर्ण है, खुदा हुआ है। आहड़ में हमें अनाज रखने के 8 मर्द भांड मिले। ठीक, आहड़ में हमें मर्द भांड मिले, अनाज रखने के कितने? 8 मर्द भांड मिले हैं अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए 8 मर्द भांड मिले हमें आहड़ में। ठीक है, मानव मरण मूर्तियां मिली हैं 4। यहां पर हमें आहड़ में हमें 4 मानव मरण मूर्तियां मिली हैं। कितनी मरण मूर्तियां मिली आहड़ में? 4 मानव मरण मूर्तियां हमें आहड़ में मिली हैं। इसके अलावा हमें तांबा गलाने की भट्टियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं। आहड़ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबा गलाने की भट्टियां भी हमें यहां से प्राप्त होती हैं। यहां से हमें प्राप्त होता है एक बैल की मरण मूर्ति प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? एक बैल की मरण मूर्ति हमें प्राप्त होती है आहड़ से, जिसे बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। यहां से यानी कि आहड़ से एक हमें बैल की मरण मूर्ति मिलती है, जिसको हम बनासियन बुल्स टेराकोटा की इसे संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन हमारा यह बन जाता है कि बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा किसे दी गई है? एक बैल की मरण मूर्ति को, जो कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ से प्राप्त हुई है। यहां से हमें 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, 3 मोहरे प्राप्त हुई हैं और 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो 79 हमें लोहे के उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं आहड़ से, तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि जो आहड़ सभ्यता थी वो लगभग, वो भी मतलब ताम्रवती इसको हम कहते हैं, ताम्रवती कहते हैं, ताम्रवती भी कहते हैं इसको। लेकिन जब 79 जो लोहे के उपकरण मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी वह लोह युगीन में भी प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि लोहे का युग भी यहाँ पर आ चुका था। अनाज रखने के जो बड़े मर्द भांड हैं उसको क्या कहा जाता है? आहड़ में जो अनाज रखने के बड़े मर्द भांड हमें मिले हैं उसे कहा जाता है गोरे या कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे या कोठे कहा जाता है। तो गोरे या कोठे, गोरे या कोठे किसे कहा जाता है? अनाज रखने के जो बड़े बड़े मर्द भांड मिले हैं आहड़ से, उसे कहा जाता है गोरे या कोठे। इसके अलावा हमें आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है, रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। आहड़ के जो निवासी थे, आहड़ के जो निवासी थे वो मृतकों के साथ आभूषण भी दफनाते थे। ठीक है, आहड़ के जो निवासी थे वो ऐसे, मतलब वहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जो आहड़ के जो लोग थे मृतकों के साथ आभूषण भी दफनाते थे। आहड़ के जो लोग थे वो चावल से परिचित थे, ऐसे साक्ष्य मिले हमें। क्या थे? चावल से परिचित थे। और इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। आहड़ के जो निवासी थे, आहड़ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था मुख्य व्यवसाय? आहड़ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। यहां से हमें तोल के बाट भी मिले हैं। क्या मिले हैं? तोलने के बाट और माप के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक उन्नत व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था थी। तोल के बाट मिले, माप मिले, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर आहड़ में एक उन्नत व्यापार वाणिज्य जो था वो उन्नत अवस्था में था।
पत्थर के सिलबट्टे भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गंदे पानी के निकास के लिए एक यहाँ पर व्यवस्था थी जिसे चक्करकूप के नाम से हम जानते हैं। आहड़ में गंदे पानी की निकासी के लिए, घरों से जो गंदा पानी था उसको निकालने के लिए एक व्यवस्था थी जिसको हम चक्करकूप कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्करकूप कहते हैं। तो चक्करकूप क्या है? चक्करकूप है गंदे पानी की निकास की एक व्यवस्था थी जिसे हम कहते हैं चक्करकूप। आहड़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर डिपेंड करती है, पशुपालन पर निर्भर थी। यहाँ पर एक मकान में 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हमें एक मकान में एक ही साथ 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। तो आहड़ में एक मकान में 6 चूल्हे मिले। 6 चूल्हे मिलने का हम अर्थ ये है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ पर हुई? कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी या आयड़ नदी। आयड़ नदी का नाम बेड़च नदी है, तो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे कहाँ पर? उदयपुर जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन नाम क्या था? आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती या ताम्रवती इसका प्राचीन नाम है। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से पुकारा जाता था? 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता है? अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? आहड़ का स्थानीय नाम है धूलकोट। आहड़ सभ्यता कैसी थी? आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर एक ग्रामीण संस्कृति थी। महासतियों का टीला किसे कहते हैं? तो महासतियों का टीला, आहड़ का जो उत्खनन स्थल है उसको महासतियों का टीला कहते हैं। आहड़ का जो उत्खनन स्थल है, जिस स्थान पर आहड़ की सभ्यता की खुदाई हुई उसे हम कहते हैं महासतियों का टीला। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की थी? 1953 में, 1953 में। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन कब हुआ? आहड़ का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था 1956 में पहली बार, और दूसरी बार HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था 1961 और 62 ईस्वी में। उत्खनन के कितने स्तर आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं? उत्खनन के कितने स्तर आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं? 8 स्तर यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण चौथा स्तर है जहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं। लाल व काले मर्दभांड का महत्वपूर्ण केंद्र था। आहड़ जो था वो लाल रंग के और काले रंग के मर्दभांडों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर हमें एक इंडो ग्रीक मुद्रा भी मिलती है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र था। यूनानी देवता अपोलो का चित्र यहाँ पर था। अनाज रखने के हमें 8 मर्दभांड यहाँ से मिले हैं। आहड़ से हमें अनाज रखने के 8 मर्दभांड मिले हैं। मानव मण मूर्तियां मिली हैं यहाँ से 4। कितनी मानव मण मूर्तियां मिली? हमें 4 मिली है। तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त होती हैं यहाँ से। एक बैल की मण मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आहड़ से हमें एक बैल की मण मूर्ति प्राप्त होती है जिसे हम बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। एक बैल की मण मूर्ति है जिसे बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 3 मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। 79 लोहे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह ताम्र युगीन सभ्यता से लोह युगीन सभ्यता में प्रवेश कर चुकी थी। अनाज रखने के जो बड़े बड़े मर्दभांड थे उसे क्या कहा जाता है? गोरे या कोठे कहा जाता है। हड़प्पा में जो अनाज रखने के बड़े बड़े बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं उसे गोरे या कोठे कहा जाता है। आटा पीसने की चक्की हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आटा पीसने की चक्की हमें प्राप्त होती है। रंगाई छपाई के ठप्पे हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आहड़ में मर्तकों के साथ आभूषण भी दफनाए जाते थे। आहड़ सभ्यता में मर्तकों के साथ उनके आभूषण भी दफनाए जाते थे। ये आहड़ के जो निवासी थे वो चावल से परिचित थे, चावल से भी ये परिचित थे, और इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आहड़ सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था, वहाँ के निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। तोल के बाट मिले हैं, माप मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर उन्नत व्यापार वाणिज्य व्यवस्था थी। पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पर एक चक्करकूप की व्यवस्था हमें मिली है। जो आहड़ में जो गंदे पानी का जो निकास किया जाता था
उसके लिए एक प्रणाली थी, जिस प्रणाली को हम कहते हैं चक्रकूप। आड़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर निर्भर थी। जो मुख्य अर्थव्यवस्था थी इनकी वो था पशुपालन। एक मकान में हमें 6 चूल्हे यहाँ से प्राप्त होते हैं। आड़ से एक मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि वहां पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। अगली सभ्यता हमारी बालाथल। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। बालाथल जो सभ्यता है ये हमें वल्लभनगर उदयपुर में प्राप्त होती है। बालाथल जो सभ्यता है उसका स्थल कहाँ पर है? वल्लभनगर में। वल्लभनगर तहसील है उदयपुर जिले में। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? बेडच नदी के किनारे। बेडच नदी के किनारे बालाथल जो सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई थी? बेडच नदी के किनारे विकसित हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? उदयपुर जिले में। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है, वल्लभनगर तहसील में। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बेडच नदी के किनारे बालाथल सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, आगे इसकी खोज, बालाथल सभ्यता की खोज 1962-63 ईस्वी में की गई थी। बालाथल सभ्यता की खोज 1962-63 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, खोज की गई थी। उत्खनन कार्य, बालाथल जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य वीएन मिश्र के निर्देशन में 1993 में 1993 में हुआ था। बालाथल जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन कार्य है वो वीएन मिश्र के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? वीएन मिश्र के नेतृत्व में किया गया। कब किया गया? 1993 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन की परतें, बालाथल सभ्यता में उत्खनन की 22 परतें प्राप्त होती हैं। कितनी परतें प्राप्त होती हैं? 22 परतें प्राप्त होती हैं उत्खनन की बालाथल में। अवशेष, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं बालाथल में? बालाथल में मुख्य जो अवशेष मिले हैं उसमें है पशुपालन के अवशेष मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं, शिकार के अवशेष मिले हैं, कपड़े, तांबे के सिक्के यहाँ से मिले हैं। मुख्य रूप से तांबे के सिक्के मिले जिस पर हाथी और चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण है। बालाथल से जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं वहाँ उन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण है, उस पर खुदी हुई है। बैल के अवशेष मिले हैं, कुत्ते के अवशेष मिले हैं, मण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की सांड की आकृति मिली है। एक मिट्टी की सांड की आकृति मिलती है, संभवतः ये पूजा के लिए काम में ली जाती थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 कमरों का एक दुर्ग भी यहाँ से मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बालाथल में जो अवशेष मिले उसमें 11 कमरों का एक दुर्ग प्राप्त होता है। एक दुर्ग मिला है जिसमें 11 कमरे। कितने कमरे हैं? 11 कमरे। तो 11 कमरों का दुर्ग कहाँ से मिला है? बालाथल से। 11 कमरों का एक दुर्ग मिला है, वो कहाँ से मिला है? बालाथल से मिला है। 5 यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त होती हैं। 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं लोहा गलाने की, जो लोहा गलाने के काम में आती थी। 5 भट्टियाँ प्राप्त होती हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पर हमें मिलते हैं बालाथल से। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष भी बालाथल से हमें प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता के? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अपरिष्कृत मर्द भांड भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। अपरिष्कृत मर्द भांड, अपरिष्कृत का मतलब है आधे पके हुए, यानी पूरी तरह से पके हुए नहीं थे। इस प्रकार के मर्द भांड यहाँ मिले हैं। हाथ से बना कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ से प्राप्त होता है। हाथ से बना कपड़े का टुकड़ा भी बालाथल से प्राप्त हमें होता है। बालाथल की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। बालाथल की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। चलो एक बार फिर देखते हैं। बालाथल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? बेडच नदी के किनारे। कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ? वल्लभनगर। खोज 1962-63 ईस्वी में। खोज कब हुई बालाथल की? 1962-63 ईस्वी में। उत्खनन कार्य कब हुआ? 1993 1993 में। किसके निर्देशन में? वीएन मिश्र। उत्खनन की कितनी परतें हैं बालाथल में? 22 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 22 परतों में इसका उत्खनन कार्य किया गया। अवशेष, मुख्य अवशेष क्या मिले हैं? पशुपालन, क्या मिला है? पशुपालन, कृषि, शिकार, कपड़े मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्कों पर क्या है? हाथी और चंद्रमा की मूर्ति उत्कीर्ण है। हाथी और चंद्रमा उत्कीर्ण है तांबे के सिक्कों पर। बैल के अवशेष मिले हैं, कुत्ते के अवशेष मिले हैं, मर्ण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी की सांड की आकृति मिली है। एक सांड की आकृति मिली है
जो कि मिट्टी की बनी हुई है। 11 कमरों का एक दुर्ग भी यहाँ से हमें मिलता है। अपरिष्कृत मर्द भांड भी यहाँ से मिले हैं। 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष भी हमें यहाँ से मिलते हैं। हाथ से बना कपड़ा, एक टुकड़ा मिला है कपड़े का जो कि हाथ से बना हुआ है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बालाथल की, वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हमारी अगली सभ्यता है बैराट की सभ्यता। कौन सी? बैराट की सभ्यता। बैराट की जो सभ्यता है यह शाहपुरा जयपुर में विकसित हुई है। कहाँ पर विकसित हुई है? शाहपुरा जयपुर में। और कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई है। बैराट का दूसरा नाम है विराट। क्या दूसरा नाम क्या है बैराट का? विराट नगर भी हम इसको कहते हैं। दूसरा नाम है बैराट का विराट। और जो विराट नगर जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी भी था। विराट नगर क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी था। अब विराट नगर में पांडवों ने अपना अंतिम जो वर्ष था, 13वां वर्ष था, जो एकांतवास का था, अज्ञातवास का था, वो पूरा किया था पांडवों ने। कहाँ पर किया था? विराट नगर में ही पूरा किया था। तो बैराट सभ्यता कहाँ पर है? शाहपुरा जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई बैराट सभ्यता? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। इसका दूसरा नाम है विराट नगर है। और विराट नगर किसकी राजधानी था? मत्स्य जनपद की राजधानी था विराट नगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। बैराट सभ्यता की खोज, बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1937 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी 1937 ईस्वी में। और इसके साथ ही 1937 में ही दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य भी करवाया था। इसके बाद 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी, किसके द्वारा? नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित दोनों के निर्देशन में बैराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। पहले खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। बैराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1937 में। उसके बाद उत्खनन कार्य करवाया नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने। कब करवाया? 1962-63 ईस्वी में उत्खनन कार्य करवाया। बैराट सभ्यता से 6-7 कमरों का एक भवन मिला है। कितने कमरों का भवन मिला है? 6-7 कमरों का एक भवन बैराट से मिला है, जिसके पुरातत्व जो वेता है उन्होंने इसको बौद्ध मठ कहा है। क्या कहा है? 6-7 कमरों का एक भवन यहाँ पर मिला है बैराट में, उसको पुरातत्व वेताओं ने बौद्ध मठ बताया है कि यह एक बौद्ध मठ हो सकता है, यह बौद्ध मठ हो सकता था। बैराट से चांदी की 8 मुद्राएं मिली। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है कई बार। चांदी की 8 मुद्राएं मिली हैं। किसकी मिली है? कौन से धातु की मुद्राएं मिली है? चांदी की 8 मुद्राएं बैराट से मिली हैं, जिसे पंचमारक मुद्राएं कहा जाता है। कौन सी मुद्राएं कहा जाता है? पंचमारक मुद्राएं कहा जाता है। और चांदी की मुद्राएं हैं। और कितनी मुद्राएं हैं? 8 मुद्राएं। कितनी हैं? 8 मुद्राएं हैं। चांदी की मुद्रा है और पंचमारक इसे कहा जाता है। क्वेश्चन इसका यह भी बन सकता है कि बैराट से पंचमारक, जो चांदी के पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 8। ठीक है। यहाँ से यानी कि बैराट से इंडो ग्रीक मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, 28 मुद्राएं। बैराट से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाब्रू अभिलेख मिला है, जो कि अशोक का अभिलेख है। और इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। बाब्रू अभिलेख से अशोक के बारे में क्या पता चलता है? कि अशोक बौद्ध धर्म का मानने वाला था, बौद्ध धर्मावलंबी था। इस बाब्रू अभिलेख को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में रखा गया। यहाँ से इसको चट्टान से काट करके अलग किया गया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसको सुरक्षित वर्तमान में इसको रखा गया, जो कि कलकत्ता में स्थित है। बैराट में हेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में बैराट का वर्णन किया है और उसने कहा है कि यहाँ की बैल और भेड़ें अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बैल और जो भेड़ें हैं वो बहुत प्रसिद्ध है बैराट की। तो हेनसांग ने, जो चीनी यात्री था, हेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। कौन था? एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था,
जिसने क्या कहा था कि इसने बैराट के बारे में उल्लेख किया है और कहा है कि यहाँ के बैल और भेड़ें बहुत प्रसिद्ध है। बैराट में बिज्जक डूंगरी, भोमली की डूंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी आदि जो स्थान है वो बैराट सभ्यता से संबंधित है। बिज्जक डूंगरी, भोमली की डूंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, ये आदि क्या है, ये बैराट से संबंधित स्थल है। दयाराम साहनी के अनुसार बैराट सभ्यता का विध्वंस कैसे हुआ? दयाराम साहनी जो कि इसके खोज करता थे, बैराट की सभ्यता के खोज करता थे दयाराम साहनी, उन्होंने बताया है कि बैराट सभ्यता का विध्वंस कैसे हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि बैराट सभ्यता का जो विध्वंस हुआ था वो हूण शासक मिहिर काल के आक्रमण की वजह से इसका विध्वंस हुआ है। दयाराम साहनी ने क्या बताया कि बैराट सभ्यता का विध्वंस हूण शासक था मिहिर कुल, उसके आक्रमण की वजह से इसका विध्वंस हुआ है, बैराट सभ्यता का विध्वंस हुआ है। आगे चलते हैं। अधिक शैल चित्रों की खोज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में शैल चित्र मिले हैं बैराट में, इसलिए इसको प्राचीन चित्रशाला भी कहते हैं। बैराट को क्या कहा जाता है? प्राचीन चित्रशाला कहा जाता है बैराट को। क्यों? क्योंकि अत्यधिक मात्रा में यहाँ शैल चित्रों की खोज हुई है, अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र यहाँ पर मिले हैं। बाबरू का जो अभिलेख है अशोक के बारे में बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ये हमें कहाँ से मिला है? बिज्जक डूंगरी से मिला है। कहाँ से मिला है? बिज्जक डूंगरी से मिला है। कहाँ से मिला है? बिज्जक डूंगरी जो है एक बैराट का स्थल है, उसके पास में ही है बिज्जक डूंगरी। वहाँ से हमें बाबरू अभिलेख मिला है, जिससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? बिज्जक डूंगरी पर है। कौन सी पर है? बिज्जक डूंगरी पर है। और इस अभिलेख की खोज किसने की थी? इस अभिलेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने बिज्जक डूंगरी पर बाबरू अभिलेख की खोज की थी। कब की थी? 1837 ईस्वी में। कब की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बाबरू अभिलेख की खोज की थी। कहाँ पर? बिज्जक डूंगरी पर है। कहाँ पर स्थित है? बिज्जक डूंगरी पर स्थित है। बैराट जो सभ्यता है हमारी, वहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक काल, मौर्य काल और मध्यकालीन 3 प्रकार के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। बैराट से हमें कितने प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं? 3 प्रकार के, 3 युगों के अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, मौर्य काल और मध्यकाल के अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। गणेश डूंगरी, बिज्जक डूंगरी व भीम डूंगरी, यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं हमें? चित्रित शैलाश्रय प्राप्त होते हैं हमें। क्या प्राप्त होते हैं? चित्रित शैलाश्रय में कहाँ से प्राप्त होते हैं? गणेश डूंगरी, बिज्जक डूंगरी और भीम डूंगरी से चित्रित शैलाश्रय हमें प्राप्त होते हैं। भीम डूंगरी, कौन सी? भीम डूंगरी से हमें क्या प्राप्त होता है? शंख लिपि से उत्कीर्ण शिलालेख प्राप्त होता है। शंख लिपि से उत्कीर्ण एक शिलालेख प्राप्त होता है, जिसकी खोज की थी C.L. कार्लाइन ने। कब की थी? 1871 ईस्वी में खोज की थी। शंख लिपि से उत्कीर्ण एक शिलालेख मिलता है, उसकी खोज किसने की थी? C.L. कार्लाइन ने की थी। कब की थी? 1871 में। कहाँ पर मिला है? भीम डूंगरी पर मिला था। ठीक है। शंख लिपि से उत्कीर्ण एक शिलालेख बैराट सभ्यता में कहाँ पर मिला? भीम डूंगरी पर मिला। खोज किसने की? C.L. कार्लाइन ने। कब मिला? कब खोज की? 1871 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। बिज्जक पहाड़ी, यहाँ पर एक बैराट सभ्यता में एक स्थल है बिज्जक पहाड़ी, जहाँ से हमें मौर्यकालीन बौद्ध विहार मिलता है। बौद्ध विहार मिलता है, स्तूप और बुद्ध की मूर्ति, मथुरा शैली की बुद्ध की मूर्ति के अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। बिज्जक पहाड़ी से मौर्यकालीन बौद्ध विहार, स्तूप और बुद्ध की मूर्ति, और बुद्ध की मूर्ति कौन सी शैली में? मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्ति के अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें सूती कपड़े से बंधी मुद्राएं मिली हैं, 36 मुद्राएं। ठीक है। बैराट से हमें क्या मिला है? 36 मुद्राएं मिली हैं, जो कि किस में रखी हुई थी? हाथ से बने हुए सूती कपड़े से बंधी हुई हैं। कितनी मुद्राएं? 36 मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। बैराट सभ्यता कहाँ पर है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पर है? जयपुर। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है। सब बैराट सभ्यता कहाँ पर? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? जयपुर। जयपुर और कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। बैराट का दूसरा नाम क्या है? विराटनगर।
ठीक है। बैराट का दूसरा नाम क्या है? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? विराटनगर। पांडव, महाभारत में जो पांडव थे वो अपना अंतिम साल जो था अज्ञातवास का वो छद्म वेश में कहाँ पर बिताया था? विराटनगर में, ठीक है। और विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बराड़ सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। बराड़ सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने बराड़ सभ्यता की खोज की। बराड़ सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की? 1937 ईस्वी में की। कब की? 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बराड़ सभ्यता की खोज की थी। उत्खनन कार्य कब हुआ? 1962-63 ईस्वी में बैराट का उत्खनन कार्य हुआ। किसके निर्देशन में हुआ? नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के नेतृत्व में 1962-63 ईस्वी में बैराट सभ्यता का जो उत्खनन है वो हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। 6-7 कमरों का एक भवन मिलता है, उसे पुरातत्ववेत्ता क्या बताते हैं? कि एक बौद्ध मठ था। क्या बताते हैं? बौद्ध मठ था। बैराट सभ्यता से पंचमारक मुद्राएं मिली हैं चांदी की। कितनी मिली है? 8 मुद्राएं यहाँ से हमें मिलती हैं। कितनी मुद्राएं? 8 मुद्राएं हैं पंचमारक मुद्राएं, वो चांदी की हमें प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक मुद्राएं कितनी मिली हैं? 28 मुद्राएं हमें इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से? बैराट से इंडो ग्रीक मुद्राएं कितनी मिली हैं? 28 मुद्राएं मिली है इंडो ग्रीक मुद्राएं बैराट से। बाबरू जो अभिलेख है उसमें क्या है? उसमें अशोक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? अशोक के बारे में बताया गया है। अशोक का धर्म कौन सा था? यानी कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बाबरू अभिलेख से पता चलता है। और ये अभी कहाँ पर है? ये अभिलेख जो है बाबरू अभिलेख अभी कहाँ पर है? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में सुरक्षित रखा हुआ है। हेनसांग कौन था? हेनसांग था चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। भारत में कब आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। उसने बैराट का उल्लेख किया है और उसने क्या कहा है कि बैराट के बैल और भेड़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। बैराट के बैल और भेड़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बिज्जक डोंगरी, भोमली की डोंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डोंगरी, गणेश डोंगरी और भीम डोंगरी, ये क्या है? ये सब बैराट के पुरातत्व स्थल है। बैराट के आसपास के क्षेत्र ये है, बैराट के अंतर्गत ये आते हैं। बैराट सभ्यता का विध्वंस कैसे हुआ? बैराट सभ्यता का विध्वंस कैसे हुआ ये किसने बताया? दयाराम साहनी ने बताया। किसने बताया? दयाराम साहनी ने बताया कि बैराट का विध्वंस कैसे हुआ। तो कैसे हुआ? दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से बैराट सभ्यता का विध्वंस हुआ था। अधिक शैल चित्रों की खोज के कारण इसको क्या कहा जाता है? प्राचीन चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन चित्रशाला किसको कहा जाता है? बैराट की सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैराट की सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन चित्रशाला। क्यों कहा जाता है? अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र यहाँ पर मिले हैं। क्या मिले हैं? अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। बिज्जक डोंगरी जो है यहाँ पर कौन सा अभिलेख मिला है? बाबरू अभिलेख मिला है। बाबरू अभिलेख हमें कहाँ पर मिला है? बिज्जक डोंगरी पे मिला है। खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने खोज की। किसने की? कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की। कब की? 1837 ईस्वी में खोज की। कब की? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बाबरू अभिलेख की खोज की। कहाँ पर? बिज्जक डोंगरी पे खोज की थी। प्रागैतिहासिक, मौर्यकालीन और मध्यकालीन तीन प्रकार के युगों के यहाँ पर हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। चित्रित शैलाश्रय कहाँ प्राप्त होते हैं? चित्रित शैलाश्रय हमें बहुत कहाँ प्राप्त होते हैं? गणेश, बिज्जक और भीम डोंगरी पर हमें चित्रित शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें शंख लिपि से उत्कीर्ण शिलालेख जो मिला है वो कहाँ से मिला है? भीम डोंगरी से मिला है। कहाँ से? भीम डोंगरी से मिला है, जिसकी खोज किसने की? C.L. कार्लाइल ने की। किसने की? C.L. कार्लाइल ने की। कब की? 1871 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने शंख लिपि से उत्कीर्ण शिलालेख की खोज की। कहाँ से? भीम डोंगरी। और भीम डोंगरी किसके अंतर्गत आता है? बैराट सभ्यता के अंतर्गत आता है। बिज्जक पहाड़ी से हमें क्या मिलता है? मौर्यकालीन बौद्ध व्यवहार मिलता है, स्तूप मिलता है और बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा शैली की। किस प्रकार की बुद्ध की मूर्ति? मथुरा शैली की बुद्ध की मूर्ति के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं बिज्जक पहाड़ी से। इसके अलावा सूती कपड़े से बंधी मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं?
36 मुद्राएं हमें यहाँ प्राप्त होती हैं सूती कपड़े से बंधी हुई। किस प्रकार? सूती कपड़े से बंधी हुई हमें 36 मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर और बालाथल। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।